इकोसिस्टम शब्द सुनते ही आप क्या सोचते हो? ज़्यादातर लोग नेचर के बारे में सोचते हैं। शायद एक जंगल जिसमें पौधे हों, सांप हों, पक्षी, बैक्टीरिया और वह सब कुछ होता है जिससे एक पूरा सिस्टम चल सकता है। यह सभी जीव अलग अलग तरीकों से जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। यही एक इकोसिस्टम का काम होता है। तो अगर आपने फाइनेंशियल इकोसिस्टम शब्द सुना है तो ये भी इकोसिस्टम की तरह सेम कंसेप्ट है। यह लोग, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस और सिस्टम का एक कलेक्शन है जो हमें चीज़ों को खरीदने, बेचने, पैसों का यूज़ करने, इसे सेव और इन्वेस्ट करने देता है। सेम इसी तरह का एक कंसेप्ट है और जिसे हम क्रिप्टो फाइनेंशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। ये बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है क्योंकि क्रिप्टो वर्ल्ड में कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं जो कि आइसोलेशन में काम करते हैं और उन्हें एक इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में हम टेरा इकोसिस्टम को समझेंगे। हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और ये भी समझेंगे कि ये इतने स्टेबल कैसे है। और हम इस वीडियो में लूना के टोकेनोमिक्स को भी समझेंगे ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम ये समझते हैं कि टेरा ब्लॉकचेन है क्या। टेरा को अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पे बेस्ड एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है जिसका मेन एम फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए क्रिप्टो के पोटेंशियल को यूज करना है, मास पेमेंट प्रोसेसिंग और यूजफुल स्टेबल कॉइन को क्रिएट करके। तो पहले हम ये समझते हैं कि टेरा का पेमेंट प्रोसेसिंग है क्या और ये कैसे काम करता है। टेरा कई अलग अलग चीज़ों का एक इकोसिस्टम है और इसके कई यूजेस हैं, लेकिन मेन यूज टेरास पेमेंट प्रोसेसिंग और यूजफुल स्टेबल कॉइन क्रिएट करना है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद हम स्टेबल कॉइन क्रिएशन को समझेंगे। वीज़ा, मास्टर कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस ये किसी भी चीज़ के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये रियलिटी में हर एक ट्रांजेक्शन पे लगभग 2 से 3% फी के फॉर्म में लेते हैं जो लोग क्रेडिट कार्ड कंपनियों को देते हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन अगर कोई एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है और 20 रुपये का चिप्स का पैकेट लेता है क्रेडिट कार्ड से, तो इन फीस से स्टोर के प्रॉफिट में कमी होगी क्योंकि इन क्रेडिट कार्ड्स पे जो ट्रांजैक्शन फ़ी पड़ती है वो बिजनेस ओनर देता है, ना कि कस्टमर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेरा ने फीस में 1% की कैपिंग कर दी है। रियलिटी में टेरा की वजह से मर्चेंट्स को फी 1% से भी कम देनी पड़ती है, जिससे कि बिजनेस ओनर्स का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है इस टेरा पेमेंट प्रोसेसिंग की वजह से। तो अब हम टेरा के स्टेबल कॉइन क्रिएशन को समझते हैं। पेमेंट प्रोसेसिंग के अलावा टेरा के कई सारे फीचर्स हैं जो इससे बाकी क्रिप्टो और यहाँ तक कि बाकी फाइनेंशियल प्रोसेस और प्रोडक्ट्स में भी नहीं है। अब हो सकता है कि लोगों के मन में ये सवाल हो कि टेरा एक ब्लॉकचेन का यूज करता है और बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन का यूज करता है, तो क्या फर्क है? तो जब वो बिटकॉइन का यूज कर सकते हैं तो लोग टेरा का यूज क्यों करेंगे? तो उसका रीजन है बिटकॉइन वॉलेटाइल है। बिटकॉइन का प्राइस लगातार बदलता रहता है। इस वॉलेटिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेबल कॉइन क्रिएट किए गए हैं। यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। इसमें स्टेबल कॉइन्स को फिएट करेंसी से जोड़ा जाता है, इसलिए अगर लोगों की वेल्थ इन फिएट करेंसी में मापी जाती है तो उनका लगातार यूज किया जाता है। तो वह बिटकॉइन कभी भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका प्राइस चेंज होता रहता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता जिसने पिज्जा पर 10,000 बिटकॉइन खर्च कर दिए और उस समय बिटकॉइन सिर्फ $20 का था और दिसंबर 2021 में इनकी वैल्यू 800 मिलियन की थी। तो अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर हम बिटकॉइन खर्च करते हैं तो चांस है कि बिटकॉइन बढ़ सकता है, और अगर हम बिटकॉइन को एक्सेप्ट करते हैं तो चांस है कि यह नीचे जा सकता है। यहाँ कोर आइडिया यह है कि हम पेमेंट्स करने के लिए एक अलग चैनल चाहते हैं और वेल्थ में इन्वेस्ट करने के लिए एक अलग चैनल चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये एक ही चीज हो। हम चाहते हैं कि हमारे पैसे का एक स्टेबल प्राइस हो ताकि हम उम्मीद कर सकें कि कल और अगले दिन या अगले साल एक ही वैल्यू हो। टेरा एक स्टेबल कॉइन एल्गोरिथम का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो नेटवर्क पर कुछ टोकन को एक ही प्राइस पर रहने की परमिशन देता है। टेरा के पास यूएस डॉलर यूएसडीटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है और कोरियाई वॉन केआरटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है और यूरो ईयूटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ये सारी करेंसीज के लिए एक स्टेबल कॉइन है। यह सिंपल, फास्टर और चीपर तरीके से क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज होता है। कंज्यूमर कभी भी कोरियाई वॉन की तरह अपनी नेटिव करेंसी को यूज कर सकते हैं और टेरा उनके लिए बाकी काम करता है, जैसे कि कन्वर्टिंग एवरीथिंग एंड प्रोसेसिंग द पेमेंट। अगर हम आसान भाषा में समझे तो टेरा क्रिप्टो, डीफाई
और उन सभी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के एडवांटेजेस को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिना वॉलेटिलिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी के। अब हम क्रिप्टो वर्ल्ड के सबसे इम्पोर्टेंट क्रैश को समझते हैं, जो कि है टाइटन क्रैश। अगर हम रिसेंटली में टाइटन और आयरन एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन के क्रैश की बात करें तो इन कॉइन्स को रखने या यूज़ करने का कोई रीज़न नहीं था और लोगों ने इन्हें और कॉइन्स बनाने के लिए यूज़ किया था, जो कि क्रिप्टो वर्ल्ड में एक पॉन्जी स्कीम थी। इनके कंपैरिजन में टेरा अलग है, क्योंकि उन्होंने एक पर्पस के साथ स्टेबल कॉइन बनाए हैं। यहाँ तक टेरा एक ब्लॉकचेन के अराउंड बिल्ड है। इसके कंपैरिजन में टाइटन एक तरह की गेट क्विक रिच स्कीम है, जिसमें कॉइन्स की पंपिंग और डंपिंग चलती रहती है। तो अब सवाल यह है कि टेरा को उसकी वैल्यू कैसे मिलती है। तो इसका आंसर है इथेरियम इकोसिस्टम, जिसपे कई सारे डी एप्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टेरा कभी क्रैश नहीं करेगा फ्यूचर में, लेकिन ऐसे होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि टेरा फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और यही चीज़ें टेरा को टाइटन से अलग बनाती है। तो अब हम ये समझते हैं टेरा और टाइटन सेम कैसे हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि लूना है क्या। अगर हम लूना के एसेट्स की बात करें तो ये बेसिकली दो तरह के एसेट्स रखता है, द नेटिव नेटवर्क कॉइन, जिसको हम लूना बोलते हैं, और स्टेबल कॉइन, जिसको हम यूएसटी बोलते हैं। लूना की पावर इसके बाकी प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ी अलग है, क्योंकि इसका यूज़ टेरा की वैल्यू को स्टेबल बनाए रखने के लिए किया जाता है, लेकिन आइडिया सेम ही है। लूना एक टोकन है जिसका यूज़ टेरा की प्राइस को $1 रखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होगा कि लूना ये करता कैसे है। तो इसका आंसर है जब यूएसटी का प्राइस रियल डॉलर की वैल्यू से मिसमैच होता है, तो ये लोग जो इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं, तो वो लूना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को इंसेंटिव के फॉर्म में, जिसके बदले या तो वो कॉइन्स को बर्न कर देते हैं या तो वो और कॉइन्स को क्रिएट करते हैं कॉइन्स के प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए, जिससे कि टेरा स्टेबल हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि अगर टेरा $1 से ज़्यादा हो जाता है तो उसका प्राइस कैसे कम होगा। तो इसका आंसर है कॉइन की सप्लाई बढ़ा के, क्योंकि किसी भी चीज़ के प्राइस तब कम हो जाते हैं जब मार्केट में उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है। तो इसीलिए टेरा के प्राइस को कम करने के लिए मार्केट में और कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट कर लिए जाते हैं और प्राइस को बढ़ाने के लिए कॉइन्स को बंद कर दिया जाता है। तो अब सवाल ये है कि ये कॉइन्स दिए किसे जाते हैं। तो ये बेसिकली उन लोगों को दिए जाते हैं जो कि लूना टोकन में ट्रेड करते हैं। अगर टेरा $1 से कम हो जाता है तो आप अपने टेरा कॉइन्स में ट्रेड कर सकते हो $1 लूना की वैल्यू के लिए, और इससे भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि आप सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करके प्राइस को इंक्रीज कर सकते हो। अब ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये सारा प्रॉफिट आता कहाँ से है। तो इसका आंसर है कि प्रॉफिट टेरा इकोसिस्टम में फ्लो होने वाले पैसों से आता है। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूएसटी खरीदते हैं, लूना की कीमत इंक्रीज होती है। हालांकि इस प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा उन लोगों के पास जाएगा जो इसे स्टेबल रखने के लिए यूएसटी को प्रिंट करते हैं। अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं, और वो ये है कि आपको लूना क्यों होल्ड करना चाहिए। तो लूना को होल्ड करने के लिए दो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है। फर्स्ट, यदि आप टेरा इकोसिस्टम पर बुलिश हैं और सोचते हैं कि और लोग इसमें आएंगे, तो आपको टेरा होल्ड करना चाहिए। और सेकंड, अगर आप इकोसिस्टम पर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि लूना एक नेटिव टोकन है जो आपको चीज़ों को करने की परमिशन देता है, तो आपको लूना जरूर होल्ड करना चाहिए। और यही चीज़ें इसे टाइटन डेथ स्पाइरल से अलग बनाती है। किसी के पास टाइटन या आयरन खरीदने का कोई रीज़न नहीं था, लेकिन अब आपके पास लूना बाय करने के रीज़न है। तो अब हम ये समझते हैं कि टेरा से और क्या क्या करा जा सकता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा है कि टेरा कई अलग अलग क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स का एक इकोसिस्टम है, जिसका गोल स्टेबल कॉइन को यूज़ करके ट्रांजैक्शन को सिंपल बनाना है और इसका यूज़ करके फाइनेंशियल सर्विसेज को ईजी बनाना है। टेरा के दो बड़े प्रोटोकॉल हैं जिन्हें एंकर और मिरर कहा जाता है। मिरर प्रोटोकॉल की मदद से एम एसेट्स क्रिएट करे जा सकते हैं, जो कि एक्चुअल एसेट्स की रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और ईटीएफ होता है। तो इसका मतलब यह है कि आप दुनिया में कहीं भी यूएस स्टॉक्स, गोल्ड्स, यहाँ तक कि यूरोपियन रियल एस्टेट भी बाय कर सकते हो, वो भी बिना किसी परमिशन से। और अगर हम एंकर की बात करें तो यह टेरा का स्टैकिंग मैकेनिज्म यूज़ करता है सेविंग अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए। इसमें आप अपने स्टेबल कॉइन्स को सेव करते हो और उसके बदले कुछ इंटरेस्ट अर्न करते हैं कॉइन्स पे। अब ये लोगों को इंसेंटिव के फॉर्म में दिया जाता है, जिससे कि लोग टेरा कॉइन को इकोसिस्टम में रखते हैं। टेरा को कॉस्मोस ब्लॉकचेन का यूज़ करके बनाया गया था। नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि, लेकिन इसका मतलब यह है कि टेरा को कई सारे ब्लॉकचेन के साथ
इंटीग्रेट करके इंटरऑपरेबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। अब इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि टेरा का मेन फोकस पूरे डीफाई इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को चेंज करने का है। तो अब हम ये समझते हैं कि टेरा का फ्यूचर क्या है। शुरुआत से ही यह एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था और अच्छी बात यह है कि इसके पीछे बहुत ही अच्छी टीम काम कर रही है और इसमें ग्रो होने का बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हम टेरा के फाउंडर्स की बात करें तो इसको क्रिएट करने के पीछे डैनियल शेन और डू कोवॉन हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएट हैं और ये दोनों लोग ही अपने कैरियर में बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। अभी टेरा पेमेंट प्रोसेसिंग को टारगेट कर रहा है मेनली साउथ कोरिया और ताइवान जैसे कुछ एशियाई देशों में, और ये सक्सेसफुल भी रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे मर्चेंट टेरा का पेमेंट प्रोसेसिंग यूज करके 1.5% से भी ज़्यादा सेव कर रहे हैं हर एक ट्रांजेक्शन में, जिसमें भी टेरा का पेमेंट प्रोसेसर यूज हुआ है। और ये हाल ही में कंज्यूमर के बीच में भी काफ़ी फेमस हो रहा है बिटकॉइन कैश और लाइट कॉइन से भी ज़्यादा। अगर हम टेरा के पूरे इकोसिस्टम की बात करें तो ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में ये कई सारे डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन करंटली इनका टारगेट बहुत ही क्लियर है, जो कि अच्छी बात है किसी भी कॉइन के लिए। हो सकता है कि फ्यूचर में कई सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे, जैसे कि डी एप्स, जो कि यूजर्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात होगी। तो अब हम वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो है लूना टोकेनोमिक्स। अगर हम टेरा के कॉइन की बात करें तो उसको हम लूना बोलते हैं, जिसकी कॉइन मार्केट कैप रैंकिंग 7th है और इसकी आज के टाइम पे मार्केट कैपिटलाइजेशन $27.33 बिलियन से भी ज़्यादा है। अगर हम इसके मैक्सिमम सप्लाई की बात करें, जो कि लिमिटेड है, मतलब 725 मिलियन कॉइन से ज़्यादा माइन नहीं करे जा सकते, और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई आज के टाइम में 342 मिलियन से ज़्यादा है। और अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI की बात करें तो मतलब कि जब से लूना कॉइन लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक ये 4500% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अगर हम लूना के कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड देखने को मिलता है, जैसे कि 10% रिजर्व कर रखे हैं टेराफॉर्म लैब्स के लिए, 20% एम्प्लॉयज़ और प्रोजेक्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स के लिए रिजर्व कर रखे हैं, और 20% टेरा अलायंस के लिए, और बाकी 20% प्राइस स्टेबिलिटी के लिए रिजर्व कर रखे हैं, और 26% प्रोजेक्ट बेकर्स के लिए रिजर्व कर रखा है, और 4% जेनेसिस लिक्विडिटी बनाने के लिए रिजर्व कर रखा है। तो अगर हम ओवरऑल लूना के कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बहुत ही स्टेबल और अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपने लूना और टेरा का A to Z सब कुछ समझ लिया होगा। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको लूना में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कीप इन्वेस्टिंग इन योर एसेट्स एंड कीप इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।